Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our top MCQ series. आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ये जो MCQ सीरीज है ये MHT CET वाले बच्चे भी देख सकते हैं और नर्सिंग CET वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न के MCQs आपके CET एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो MCQs हम सॉल्व करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन वाले चैप्टर का MCQ। और इस चैप्टर का अगर वेटेज देखा जाए तो MHT CET में इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स है और नर्सिंग CET में इसका वेटेज आराम से 3 to 4 मार्क्स का है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। आई होप आप लोग इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख कर आए हो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर देखने के बाद चैप्टर की रीडिंग करने के बाद आपके एमसीक्यूज ज्यादा करेक्ट जाते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। और आप लोगों को एमसीक्यू आंसर करते टाइम अपने साथ बुक रखनी है, जैसे आप करते हो। सामने बुक रखो, जो भी क्वेश्चन दिखाई देगा उसका आंसर या तो आप कमेंट करो और बुक में साइड में लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट। तो आपके जितने क्वेश्चंस राइट जाएंगे उतने आपको काउंट करने हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में सबको कंपलसरी नीचे कमेंट करना है कि आज आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए। तो आर यू ऑल रेडी? चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दो सेल है, सेल ए एंड सेल बी। दे आर एडजेसेंट प्लांट सेल्स। अभी सेल ए का वाटर पोटेंशियल है -20 बार और सेल बी का वाटर पोटेंशियल है -12 बार। वाह, पहला ही क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि हमारा वाटर कितना सल्यूट के साथ मिक्स्ड है। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें सल्यूट ऐड करते जाओगे, जैसे जैसे हम प्योर वाटर में सल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वाटर की जो प्यूरिटी है वो कम होते जाएगी। ये 0 से -1 हो जाएगा और मैंने सल्यूट ऐड किया तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जितनी नेगेटिव वैल्यू रहेगी मतलब हमारा वाटर उतना ज्यादा इम्प्योर है, मतलब इसमें इतना ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, और इम्प्योर मतलब वैसा इम्प्योर नहीं, मतलब उसमें सल्यूट प्रेजेंट है। और अगर वाटर की वैल्यू लेस नेगेटिव है मतलब इसके पास लेस सल्यूट प्रेजेंट है, तो हमारा पानी कहाँ जाता है? जहां पर ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट है वहां जाएगा ना हमारा पानी। तो यहाँ पर देखो, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। पहला ही लाइन, आपको सिर्फ एक ही लाइन देखना है, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर लेस नेगेटिव कौन है और मोर नेगेटिव कौन है? तो पानी कहां से कहां जाएगा? हमारे बी वाले सेल का पोटेंशियल है -12 और ए वाले सेल का पोटेंशियल है -20। और वाटर कैसे मूव होता है? फ्रॉम लेस नेगेटिव वैल्यू टू मोर नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर क्लियरली दिया है। तो अब बताओ कि पानी कहां से कहां मूव होने वाला है? यस, फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है उनका आंसर एब्सोल्युटली राइट है। तो अपने आप को 1 मार्क्स दे दो, ताकि वीडियो के एंड में आप कमेंट कर सको कि आपके टोटल कितने राइट क्वेश्चंस आए। ओके, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। अब यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका हमको पेयर करना है। ठीक है, अब ये कौन से बेसिस पे दिए गए हैं? स्टोमाटा के बेसिस पे। हमारा लीफ में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, कभी लीफ के सरफेस के ऊपर ज्यादा स्टोमाटा होता है, कभी लीफ के सरफेस के नीचे ज्यादा स्टोमाटा होता है, कभी दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं। अगर लीफ के अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा है तो उसको एपिस्टोमेटिक बोलेंगे। तो एपिस्टोमेटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? लोटस, दिस इज करेक्ट। अगर लीफ के नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा है तो उसको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या आएगा? नेरियम। और एम्फिस्टोमेटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या आएगा? ग्रासेस। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। एम्फिस्टोमेटिक का एग्जाम्पल ग्रास आना चाहिए और हाइपोस्टोमेटिक का आंसर नेरियम आना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शंस आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मतलब आपको रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना था। सो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही रॉन्ग पेयर्स है। तो जिसने जिसने सी ऑप्शन कमेंट किया है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है, जल्दी जल्दी अपने आप को 1 मार्क्स दे दो और ऑनेस्टली काउंटिंग करो। हाँ, झूठ मूठ का मार्क्स मत दो खुद को, क्योंकि खुद से झूठ बोलोगे तो आपका ही लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर आपको अलग अलग पोटेंशियल दिया है और उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। हमने अब भी पढ़ा, जस्ट मैंने आपको अभी बताया
कि प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो ए का आंसर आएगा 2। अब चेक करो, ए का आंसर 2, ए का आंसर 2, ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑप्शन ही उड़ा दो, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। अब अगर मैं बात करूं सल्यूट पोटेंशियल की, तो सल्यूट पोटेंशियल हमको कैसे देखने को मिलेगा? यस, वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। सल्यूट कहां पर ऐड होता है? जहां पर वाटर कम होता है, मतलब वाटर जितना ज्यादा नेगेटिव होते जाएगा, मतलब उसमें सल्यूट उतना ज्यादा हमने ऐड कर दिया है। तो सल्यूट पोटेंशियल हमको कैसे देखने मिलता है? इट इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब जितना ज्यादा मैं पानी में सल्यूट ऐड करूंगी, पानी की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। देखो मैंने इधर पे सल्यूट ऐड किया, पानी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो बी का आंसर आएगा 3। ये चेक करो, बी का आंसर 3, बी का आंसर 1, तो ये गलत है, ये आंसर करेक्ट आंसर है। तो जिसने जिसने ये ऑप्शन कमेंट किया है, अपने आप को 1 मार्क्स दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया है? टू काउंटरएक्ट द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स, द सेल वॉल प्रोड्यूसेस एंड इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, दैट इज वॉल प्रेशर। मतलब क्या बोला है? जब हमारे सेल का पानी पी पी के पेट भर जाता है, तो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि सेल ने बहुत सारा पानी पी लिया है। लेकिन अभी अगर टर्गर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो हमारा सेल फट सकता है। अभी ये सेल फटे ना, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन से भी एक प्रेशर आता है। तो अपोजिट डायरेक्शन से जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, अंदर से टर्गर प्रेशर आएगा तो बाहर से वॉल प्रेशर आएगा, और दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। सो दिस इज करेक्ट। अब सेकेंड वाले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? व्हेन प्लांट सेल अंडरगोज एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस मतलब पानी पीना, वाटर अंदर लेना, इसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो सेल पानी पीते जाएंगे पीते जाएंगे पीते जाएंगे, तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन सेल फटेगा नहीं। द सेल विल स्वेल बट दे डू नॉट बर्स्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस। जब हमारा सेल पानी पीता है तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है, पर वो सेल फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता है वो सेल? क्योंकि बाहर से हम वॉल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अंदर से पानी पीते जाओ, बाहर से वॉल प्रेशर अप्लाई होगा, ये अंदर से बाहर आएगा, हम बाहर से इसको अंदर ढकेलेंगे, तो दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर आता है, इसीलिए सेल फटता नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब जिसने भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया था, खुद को 1 मार्क्स दे दो। अब ये ना आपको डायरेक्ट इस पैराग्राफ के नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर ही आपको ये मतलब एक और पैराग्राफ है जहां पर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। डीपीडी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया है? बच्चों को बहुत मजा आता है जब भी मैं डीपीडी का फुल फॉर्म बोलती हूँ। डीपीडी मतलब दे दो पानी दे दो। हम पानी कब मांगते हैं? जब हमको प्यास लगती है। अभी समर सीजन चालू हो रहा है, सबको प्यास लगेगी, सब पानी पिएंगे। ऐसे ही हमारे प्लांट्स को भी प्यास लगती है, तो प्लांट भी बोलते हैं दे दो पानी दे दो, दे दो पानी दे दो। चलो, आपने प्लांट को पानी दे दिया, अब प्लांट ने पानी पिया, पानी पीने के बाद प्लांट का पेट भर गया, तो अब हमारा सेल टर्जिड हो चुका है, ठीक है, पेट भर चुका है, तो अब डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब हमारा सेल टर्जिड हो जाता है और हमारी डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाती है, उस टाइम पे टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू यस ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अब हमको और पानी नहीं पीना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसलोकेटेड बाय जाइलम? कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जाइलम की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसलोकेटेड बाय जाइलम? देखो जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पानी ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम के बीच में हार्मोन्स का भी एक्सचेंज होता है। ये हमने थियोरी में पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लोएम हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इट वाज अ बिलीफ अर्लियर कि जाइलम इनऑर्गेनिक और फ्लोएम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये अपना जाइलम है और ये अपना फ्लोएम है, इन दोनों के बीच में आपस में भी न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। अगर यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में एक्सचेंज होंगे।
तो जाइलम ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है. इट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन एज वेल एज हॉर्मोन्स. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. गिव योरसेल्फ वन मोर मार्क इफ यू आर करेक्ट. अगर किसी ने गलत आंसर दिया है तो रॉन्ग करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रूट प्रेशर? चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा. कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारा रूट प्रेशर इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है ठीक से प्लांट्स में. ये देखो, रूट प्रेशर कौन से फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है. रूट प्रेशर, द वैल्यू ऑफ ब्ला 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 ब्ला. हाँ, द फैक्टर्स लाइक ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी. अगर ऑक्सीजन बराबर अवेलेबल नहीं रहेगा, प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर अगर बराबर नहीं है, और अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है, तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से हमारा रूट प्रेशर अफेक्ट हो सकता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रूट प्रेशर? ऑल ऑफ दीज. अगर कुछ भी एक मिसिंग हुआ तो रूट प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर, जिसकी वजह से प्लांट में वाटर नहीं पहुंचेगा. तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट्स स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, which one of the following reason for the opening of stomata during daytime is correct? बताओ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. मतलब जो हमारा थ्योरी था स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, उस थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आएगा. ये आपके लास्ट वाला टॉपिक है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी एंड स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी. ये तो आपको आना ही चाहिए. यस, देखो ये थ्योरी याद है. हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम. ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, दिन के टाइम पे, ड्यूरिंग डे टाइम, ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. अभी स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे सेल को प्यास लगेगी. हमारे सेल को क्या लगेगी? प्यास लगेगी. सेल का डीपीडी बढ़ेगा. मतलब इसको प्यास लगेगी ना, तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल एंडोस्मोसिस करेगा, मतलब ये पानी मांगेगा. ये बाजू में जो जाइलम है, जाइलम से पानी मांगेगा और पानी मांगकर इसका साइज बड़ा हो जाएगा. जब ये पानी पिएगा तो आपके गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, और जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं तो गार्ड सेल्स खुल जाते हैं और आपका स्टोमाटा ओपन हो जाता है. और ये सब दिन के टाइम पे होता है क्योंकि हमने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया. स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम. और ये कब होता है? दिन के टाइम पे. रात के टाइम पे एग्जैक्टली उल्टा होगा. रात के टाइम पे शुगर वापस से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल को पानी नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी, तो सेल अपना पूरा पानी बाहर निकाल देगा. यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, गार्ड सेल्स चपटे हो जाते हैं, तो आपका स्टोमाटा क्लोज हो जाता है. तो दिन के टाइम पे अलग होता है, रात के टाइम पे अलग होता है. तो एंजाइम्स फॉस्फोराइलेज जब ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो इसके वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है. ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से सेल को प्यास लगती है, जिसकी वजह से सेल पानी पीता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. When roots are deprived of dash, they show a sudden drop in active absorption. अगर अचानक से हमारे रूट्स ने एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना बंद कर दिया, इसका मतलब किसकी कमी हो गई है? कौन से रिसोर्स की कमी की वजह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है? यस, इधर देखो. एक्टिव एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो थिमन और क्रेमर ने यह प्रपोज किया था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप्स वाटर एब्जॉर्प्शन. अगर वाटर एब्जॉर्प्शन अवेलेबल नहीं है तो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? नहीं होगा. ऑक्सीजन होना चाहिए, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, शुगर बनता है, जिसके वजह से सेल को प्यास लगती है और सेल पानी पीता है. अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो इसके वजह से वाटर की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो जाती है. तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है अपने आप को 1 मार्क्स दे दो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. चलो इसका आंसर कमेंट करो नीचे फटाफट. 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमको. ओके, क्या बोला गया है?
द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होता है, जब हमारे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, सेल में से पूरा पानी निकल जाता है तो हमारे सेल छोटे हो जाते हैं और इसकी वजह से सेल चपटे हो जाते हैं, तो इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। लेकिन जब आप इस सेल को वापस पानी में रखोगे तो ये पानी पीकर फिर से टर्जिड हो जाएंगे, तो ये इसको बोलेंगे डीप्लाज्मोलिसिस। मतलब आप सेल को चपटा भी कर सकते हो और उसको पानी में रख के वापस उसको फुगा भी सकते हो, ठीक है। जैसे अंगूर को मैंने धूप में रखा तो उसमें से पानी निकल गया, वो किशमिश बन गया। अभी इस किशमिश को अगर मैं पानी में डुबा के रखूंगी तो वो फिर से फूल जाएगा। तो प्लाज्मोलिसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन हैज पॉजिटिव वैल्यू। अभी देखो, केमिकल पोटेंशियल मतलब वाटर पोटेंशियल, और सोल्यूशन किससे बनता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर। अगर वाटर में मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सिर्फ प्योर वाटर की वैल्यू 0 रहती है। आप अगर इसमें सोल्यूट ऐड करते जाओगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। प्लांट सेल्स स्वेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जहां पर हम ज्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं, मतलब जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो जहां पर पहले से सोल्यूट है वहां पर हमारा सेल और ज्यादा सोल्यूट एब्जॉर्ब करेगा क्या, नहीं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में उल्टा सेल चपटा हो जाता है। यहाँ पर प्लांट सेल्स मोटे नहीं होंगे, तुम अगर उसको और नमक दोगे तो वो और पतला होगा क्योंकि उसका और पानी बाहर चला जाएगा, तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। अंगूर को अगर आप नमक के पानी में डालोगे तो वो चपटा हो जाएगा, क्योंकि नमक, अंगूर के अंदर खुद के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लस उसमें हमने नमक के पानी में डाला तो वो स्वेल होने की जगह पे फ्लैसिड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Moving on to next question, which of the following is incorrect statement with respect to passive absorption of water? पैसिव मतलब क्या होता है, पैसिव मतलब होता है विदाउट एटीपी। जब भी हम कोई प्रोसेस बिना एटीपी के करते हैं तो उसको हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, देखो, पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब एटीपी की जरूरत नहीं है, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। यहाँ पे साफ लिखा है कि हमको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डज नॉट अफेक्ट पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपके रेस्पिरेशन से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, गलत, हम एनर्जी कभी यूज नहीं करते। देखो, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन डज नॉट अफेक्ट पैसिव एब्जॉर्प्शन। आप कितना रेस्पिरेशन कर रहे हो, कितना रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रांसपिरेशन और वाटर एब्जॉर्प्शन चालू रहेगा। पैसिव प्रोसेस में हम कभी भी एटीपी यूज नहीं करते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन ट्रांसपिरेशन इज इन प्रोग्रेस, ये करेक्ट है। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो पैसिव एब्जॉर्प्शन चालू रहता है। ओके, सो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पैसिव प्रोसेस में हम कभी भी एटीपी का यूज नहीं करते हैं। तो जिसका जिसका ये क्वेश्चन राइट है फटाक से खुद को 1 मार्क्स दे दो। यस, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी अभी हमारी चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, और अगर पता होगा तो भी मैं याद दिला देती हूँ। हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है जिसका नाम है ज्ञान लैब। जैसे ही आप ये इंस्टॉल करते हो, आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो, आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना है। इस वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे, तो उसमें से सबसे पहले आप ये वाला फोल्डर चेक करो, 2 फ्री मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको 200 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एमसीक्यू सॉल्व करके आपकी सीईटी की, नर्सिंग सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो। अगर आपको और फ्री एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं तो आप ये 1000 फ्री एमसीक्यूज वाला फोल्डर चेक कर सकते हो। ये कौन से फोल्डर में मिलेगा, MHT CET 2025 ऐसा एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको ये 1000 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे जो 2025 के PYQ क्वेश्चंस है। आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल हमने दिया है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अगर समझो किसी बच्चे ने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई है या कोई कोर्स परचेस नहीं किया है और उनके पास कोई ज्यादा बुक मटेरियल नहीं है, पर उनको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है,
तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट आपको हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। 499 रुपीज में हम आपको 4000 एमसीक्यूज के आसपास का मॉक टेस्ट देते हैं। मतलब ये जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है, यहाँ पर आपको 34 मॉक टेस्ट मिलता है और हर एक मॉक टेस्ट में 100 एमसीक्यूज है। मतलब 3400 एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके सीईटी में टोटल 19 चैप्टर्स है एमएसटी सीईटी में, और हर एक चैप्टर का हमने 3-3 मॉक टेस्ट दिया है। मतलब 60 एमसीक्यूज फॉर एवरी चैप्टर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 500-600 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो हमने आपको 4000 के आसपास के एमसीक्यूज दिए हैं इस मॉक टेस्ट में, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। अब इतना एमसीक्यूज अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लिया तो आपके सीईटी में गारंटी मार्क्स अच्छे आएंगे। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद पहला रूल होता है सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग गए हैं उसको चेक करो, और वो क्यों रॉन्ग गए उसकी थ्योरी पढ़ो, टेक्स्ट बुक में से थ्योरी रीड करो और फिर से वो मॉक टेस्ट सॉल्व करो। ये आपका रिपीट होना चाहिए, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, थ्योरी रीडिंग, मॉक टेस्ट। अगर आप ये 25-30 दिन कंटिन्यू ऐसे करते रहोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके सीईटी में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not an example of imbibition? हमने imbibition के बारे में क्या पढ़ा था? हमारे रूट के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सरफेस में एड्सॉर्ब हो जाता है तो इसको हम imbibition बोलते हैं, बराबर। स्वेलिंग ऑफ ड्राई वुड ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर, बारिश में हमारी लकड़ी एड्सॉर्ब हो जाती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके तो दरवाजा बंद नहीं होता है, दैट इज imbibition। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई रेजिन्स टू स्वेल अप, अगर मैं किशमिश को पानी में रखूं तो किशमिश फूक जाएगा, दैट इज ऑल्सो imbibition। इमरजेंस ऑफ सीडिंग्स आउट ऑफ द सॉइल, हमारे सॉइल में से जब सीड में से कॉटिलिडॉन्स निकलते हैं तो वो भी वाटर के एब्जॉर्प्शन के वजह से होता है, मतलब सीड पानी पी के जर्मिनेशन करता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि imbibition की वजह से हमारे जो सीड है, श्रिंकिंग ऑफ सीड इन ड्राई एनवायरमेंट, तो वो सीड श्रिंक हो जाएंगे। imbibition का काम होता है वाटर देना, ना कि वाटर निकालना। तो सीड कभी भी श्रिंक नहीं होगा। सीड कब श्रिंक होता है? जब हम प्लाज्मोलिसिस वाला प्रोसेस करते हैं। तो एड्सॉर्प्शन में कभी भी सीड छोटा नहीं होगा, उल्टा फूलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, श्रिंकिंग प्रोसेस आपको प्लाज्मोलिसिस में देखने मिलता है, imbibition में नहीं देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास फ्लो हाइपोथेसिस इज रॉन्ग? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। मास फ्लो हाइपोथेसिस हमको अर्नस्ट मंच ने दिया था। इट इज द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, करेक्ट। एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, ये भी राइट है। सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू सीव ट्यूब, मतलब सुक्रोज को हम फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। देखो आपको क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? जब आप अपने खाने को, ये अपना फ्लोएम है, दिस इज द फ्लोएम, अगर मैं ये जो लीफ है, ये लीफ के खाने को मैं फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करूंगी तो यहाँ पर आप पानी और ज्यादा पियोगे। इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइपोटोनिक कंडीशन, इट विल प्रोड्यूस हाइपरटोनिक। मतलब यहाँ पर जब हम खाना फ्लोएम को देंगे तो फ्लोएम पानी मांगेगा, यहाँ पे जाइलम है तो जाइलम का पानी फ्लोएम में जाएगा, मतलब यहाँ पर जाइलम का पानी बाहर निकलेगा, देयर विल बी एक्सोऑस्मोसिस, और ये पानी इधर अंदर जा रहा है तो यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। जैसे ही मैंने खाना फ्लोएम को दिया वैसे ही फ्लोएम के अंदर पानी आना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होगा, जिसके वजह से फ्लोएम का सेल स्वेल होते जाएगा। ये देखो, द सेल बिकम्स टर्जिड, तो सेल जब टर्जिड हो जाता है उसके वजह से ये खाना आगे आगे शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन नहीं क्रिएट होगा, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलामिन इज अ स्पेशल टिश्यू व्हिच इज फाउंड इन सम प्लांट्स। अभी ये तो आपको याद होगा, ये हमने चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था वेलामिन टिश्यू के बारे में। जिन प्लांट्स के पास खुद का रूट नहीं होता है उन प्लांट्स के पास एक स्पेशल टिश्यू होता है, वेलामिन टिश्यू। ये वेलामिन टिश्यू स्पॉन्जी टिश्यू होता है। इस टिश्यू का काम क्या होता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारे एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गटेशन? अभी गटेशन मतलब क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन। जब हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेट होता है, ये देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, कहाँ गया, हाँ, लॉस ऑफ वाटर, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन।
और गटेशन प्रोसेस कैसे होता है, हमारे लीफ के पास कुछ स्पेशल स्टोमाटा होते हैं, इसको वाटर स्टोमाटा बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड एज वाटर स्टोमाटा, और इसका नाम है हाइडोथोड्स। ये लीफ वाला स्टोमाटा नहीं होता है। तो वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, करेक्ट। वाटर given out is dilute solution, okay. It commonly occurs at the tips of the leaves and it occurs through stomata. ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर अगर लिखते वाटर स्टोमाटा तो सही होता, क्योंकि वाटर स्टोमाटा अलग होता है और नॉर्मल लीफ का स्टोमाटा अलग होता है। ये वाला जो स्टोमाटा इसको हम हाइडोथोड्स बोलते हैं। So this is the wrong statement. Okay, next. The form of sugar transported. ये तो इस साल आपको बोर्ड्स में भी आया था, अभी इसका आंसर तो आना ही चाहिए सबको। इस साल 2026 में बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था। तो बोर्ड के एमसीक्यूज भी आपको सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप वो भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? The form of sugar transported through phloem. Food is always translocated. ये तो आपके नस नस में ये आंसर फिट हो जाना चाहिए। Food is always translocated in the form of सुक्रोज। कौन से फॉर्म में हम फूड हमेशा ट्रांसपोर्ट करते हैं? सुक्रोज के फॉर्म में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ट्रांसपीरेशन? कौन से फैक्टर्स की वजह से ट्रांसपीरेशन अफेक्ट होगा? बताओ। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमाटा ऑन द लीफ, हाँ, कितना स्टोमाटा अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है अपना ट्रांसपीरेशन कैसे होगा, ज्यादा वाटर बाहर जाएगा कि कम वाटर बाहर जाएगा। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, कम स्टोमाटा है कि ज्यादा स्टोमाटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, हमारे प्लांट के पास खुद के पास कितना पानी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लांट के पास खुद के पास अगर पानी नहीं रहेगा तो वो ट्रांसपीरेशन कैसे करेगा? सो ये तीनों फैक्टर्स मैटर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट 3 क्वेश्चन। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। रिफर टू द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस ए, बी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी आना चाहिए, इधर पे मैंने सी खा गई मैं। हाँ, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, क्या ये सिंपल डिफ्यूजन में होता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि नीचे से पानी को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस ए, बी, सी एंड डी, तो यहाँ पर नो आएगा, मतलब ये सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता। अपहिल ट्रांसपोर्ट डज नॉट अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो ये कट कर दो। अब अगर मैं बी की बात करूं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करने के लिए हमारे पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, वी हैव चैनल प्रोटीन्स। तो ये प्रोसेस कब होता है? जब हमको स्पेसिफिकली कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन इधर से उधर लेके जाना है, कोई इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करूंगी। मतलब ये प्रोसेस बहुत ही सिलेक्टिव प्रोसेस है। यस, दिस इज अ वेरी हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, तो ये करेक्ट है, यहाँ पर यस आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट कट हो गया। सी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है क्या? यहाँ पर अपने को एटीपी की जरूरत पड़ रही है क्या? नो, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोलते हैं एक्वापोरिन। ये प्रोटीन हमारी मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देती है, तो यहाँ पर हमको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सी का आंसर क्या आएगा? नो। अभी ये वाला आंसर भी नो है, ये वाला आंसर भी नो है। लास्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी एनर्जी यूज करना, विच इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम एटीपी एनर्जी यूज करते हैं क्या? यस, तो यस वाला ऑप्शन ये है, मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड? मोबिलाइज करना मतलब रिसाइकल करना, तो ये मिनरल आयंस वाले पैराग्राफ में है। कौन से एलिमेंट्स इजीली रिसाइकल हो जाते हैं? तो देखो यहाँ पर दिया है, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये आयंस इजीली मोबिलाइज हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम इजीली मोबिलाइज नहीं होता, ये याद रखो। तो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, दीज आर इजीली मोबिलाइज्ड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मैं डेली बेसिस पे लाइव सेशंस लेकर आ रही हूँ।
आपको आगे के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, एमसीक्यू शॉर्ट्स भी मिल रहे हैं, बहुत ही जल्द और भी मटेरियल आपके लिए आने वाला है। और याद रखो, अभी लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद सबको नीचे कमेंट करना है कि आपके कितने एमसीक्यूज राइट है, ठीक है। चलो, तो ये रहा अपना लास्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। अगर मैं ट्रांसपीरेशन की बात करूं तो कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? ट्रांसपीरेशन पैसिव एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, करेक्ट। ट्रांसपीरेशन की वजह से ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ट्रांसपीरेशन का फूड से कुछ लेना देना नहीं है। हम ट्रांसपीरेशन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इसका फूड से कुछ भी लेना देना नहीं है। ट्रांसपीरेशन की वजह से हमारे सेल का शेप मेंटेन रहता है, ज्यादा पानी हो गया तो बाहर, कम पानी हो गया तो अंदर। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, टर्गर प्रेशर एंड शेप ऑफ द सेल। एंड ये आजू बाजू में कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करके रखता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग इफेक्ट। तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी। अब जल्दी जल्दी सब लोग नीचे कमेंट करो आपके आज कितने आंसर्स करेक्ट हैं। और अगर आपने बड़ा वाला मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आप छोटा वाला मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 900 एमसीक्यूज मिलेंगे जो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कोर्स परचेस करते टाइम अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकूं, आपको ढेर सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड करूं। बदले में आपका सिर्फ हमको एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नीचे कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं और इन वीडियोस से आपको फायदा होता है या नहीं होता है। तो आप जितना ज्यादा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम और ज्यादा एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून। नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट लेक्चर देख कर आना, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।